हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। आज का जो हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज डील करेंगे एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, सेबी जनरल दैट इज सेबी ग्रेड ए कोर्स, एमकॉम एंट्रेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है, हर एक एग्जाम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट होते हैं। हम ओवरऑल 500 एमसीक्यूज अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आफ्टर कॉस्ट अकाउंटिंग हम इनकम टैक्स के भी एमसीक्यूज डील करेंगे। हर एक क्लास में 100 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे तो हम ओवरऑल 5 क्लासेस में 500 एमसीक्यूज डील कर पाएंगे। हम एमसीक्यूज में आंसर बताने के साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देंगे सो दैट आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है कॉस्ट दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आर कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट और संक कॉस्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन में हमसे उस कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन रिस्पॉन्स टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। पर इसके पहले हम एक पॉइंट बताएं, कई बार देखो क्या होता है कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास कई सारे सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब देखो हर एक ऑप्शन तो वो चूज कर नहीं सकते, तो उनको इस सिमिलर ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है एज पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो उनको चूज करना होता है। क्लियर? तो देखो चूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही बेस है। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, दोनों ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ हमारी कॉस्ट कम आ रही है। जहाँ हमारी कॉस्ट कम आएगी उस ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं, यही करते हैं। अब अगर मान लो इफ इन केस अगर हमें किसी सिचुएशन को डील करना है तो हमारे पास हमेशा क्या होता है, दो प्लान होता है, प्लान ए प्लान बी, बट हम उसमें से चूज कौन सा प्लान करते हैं, जहां हमारी कॉस्ट कम आ रही हो। वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। क्लियर? तो ये जो दोनों ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, अब इफ इन केस मान लो ऑप्शन ए वो चूज करेगी तो उसको 1 लाख की कॉस्ट लगेगी और ऑप्शन बी में उसको कॉस्ट आ रही है 1.20 लाख की, तो डिफरेंस कितने का है, 20,000 का। और यही 20,000 किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल कॉस्ट को। क्लियर? तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा कॉस्ट जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन रिस्पॉन्स टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन की जो हमारे पास दो एक्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी, इनके बीच की कॉस्ट का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट, द कॉस्ट डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट XLL ऑफ एक्सेल लिमिटेड आर एज फॉलोज। मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है, नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है। मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि हम इतनी यूनिट्स बना सकते हैं किसकी, XLL प्रोडक्ट की, पर हम बना कितनी रहे, 15,000 यूनिट्स। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1880 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टोटालिटी में गिवन है। If the profit under absorption costing method is 1,01,000, the profit under marginal costing method would be। अब यहाँ देखते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत बार कंफ्यूजन होता है absorption costing एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो देखो यहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि अब इफ़ इन केस हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को बाइफरकेट करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं, टोटल कॉस्ट। क्लियर? तो अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है वेरिएबल कॉस्ट पे, ना कि फिक्स कॉस्ट पे, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि फिक्स कॉस्ट तो एट एनी कॉस्ट हमें बियर करना ही होगा। क्लियर? बट अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता किसी भी फर्दर पार्ट में, बल्कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ही इंक्लूड करते हैं, फिर भले वो वेरिएबल हो और फिक्स्ड हो। बेसिकली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कभी भी वेरिएबल और फिक्स का कोई बाइफरकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। क्लियर? एंड मेनली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्टिंग करने का जो पर्पस होता है ना, वो होता है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाएँ एंड टैक्स रिपोर्टिंग कर पाएँ, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट पता होगा तो उसी के बेसिस पे हम अपनी प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें तो नो डाउट
मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पूरी कॉस्ट को ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। पर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं, उसमें हम सारे के सारे कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? अब आप पूछोगे कि मैम फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। देखो वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो पर यूनिट चेंज होता है। हम एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी देंगे कि लेट्स से हम एक्सएलएल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल यूज़ हो ही रहा होगा। इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब आप प्रोडक्शन करोगे, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल का खर्चा, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है कि जो आपके प्रोडक्शन के बेसिस पे इंक्रीज करे, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। पर फिक्स कॉस्ट, लेट्स से जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है वो अपनी फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे होंगे। क्लियर? तो फैक्ट्री का रेंट लेट्स से 1 लाख है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक्सएलएल प्रोडक्ट 0 यूनिट्स बना रहे हैं या 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो उनका फिक्स्ड रेंट है दैट इज़ 1 लाख, वो तो उनको एट कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और ये 1 लाख उनके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के बेसिस पे कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। क्लियर? तो वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे, एंड फिक्स कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? एक और चीज़ हम बता दें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो हमने बोला ना टोटल कॉस्ट होती है, तो बेसिकली इसमें दो कॉस्ट आती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली आती है डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आती है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर? बट इन दोनों को टोटल करके क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने बोला ना कॉस्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अलग एंड फिक्स कॉस्ट अलग। क्लियर? अब चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दिया हुआ है और प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजिली हो जाएगा। बट इसके लिए ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि अगर वो एग्जाम्पल आप लोग समझ लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो पहले हम यहाँ पे तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अज्यूम कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्स मैन्युफैक्चर्ड है, क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इसका प्रेजेंटेशन समझाएंगे। नंबर ऑफ एक्स मैन्युफैक्चर्ड 5000 है, सोल्ड है 4500, जो सेलिंग प्राइस है वो है 110 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ एक्स। डायरेक्ट मटेरियल है 30 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ एक्स, डायरेक्ट लेबर है 40 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ एक्स, एंड जो हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है वो है 1 लाख रुपीज़। क्लियर? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था इसलिए हम बता रहे हैं, और इसमें ना विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, तो देखो पहले हम यहाँ पे तुम लोगों को समझा रहे हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर बताएंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक? तो यहाँ पे एक अच्छे से पॉइंट समझना कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सेल्स लेंगे, और सेल्स सिंपली कितना था 110 पर यूनिट। ओवरऑल हमने कितनी यूनिट सोल्ड की है, 4500 यूनिट सोल्ड की है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4,95,000। अब देखो क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो इसमें हम जब लेस करते हैं तो टोटल कॉस्ट लेस करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने सब कुछ मेंशन किया है। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली कितना है 30 रुपीज़ पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर कितना था 40 रुपीज़ पर यूनिट। बट क्या ये सेल यूनिट्स पे होगा, नहीं, हमने ओवरऑल प्रोडक्शन कितना किया है बेटा 5000, तो ये 5000 के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल जब करेंगे 5000 इंटू 30 तो वैल्यू आ जाएगी 1,50,000, और डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 2 लाख, और प्रोडक्शन ओवरहेड ऑलरेडी गिवन है 1 लाख। क्लियर? तो यहाँ मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है बेटा 4,50,000। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि किसी को भी डाउट है, क्योंकि यही पॉइंट हमने पहले भी समझा है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम हमेशा टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ से एक और चीज़, इस फिगर से एक चीज़ माइनस करेंगे क्या। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर हमने 5000 बनाया और 4500 बेचा तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची है बेटा, 500 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन दी नहीं है, तो वैल्यूएशन हमेशा किसके बेसिस पे करते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे, क्योंकि जब तुम लोग कॉस्ट शीट की क्लास भी करोगे तो देखोगे वहाँ हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे वैल्यूएशन की है। क्लियर? तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसके बेसिस पे करेंगे,
डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया था 30, डायरेक्ट लेबर था 40 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालोगे 1 लाख, ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5000 पे, तो ये 20 पर यूनिट हो जाएगा। तो 30 + 40 + 20 ये कितना हो गया 90। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कितने पे करेंगे 90 रुपीज़ पे। तो ये आया 45,000, माइनस कर देंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक होता तो कॉस्ट में ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब हम ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करें, तो करंट ईयर में तो इसको इंक्लूड करेंगे नहीं। इसमें से इस फिगर को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4,05,000। क्लियर। तो देखो जो मेरे पास प्रॉफिट आया एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कितना आया 90,000। क्लियर। एंड होपफुली इस पॉइंट में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आओ मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में देख सेल्स की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, बट अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये 1.5 लाख और ये 2 लाख तो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। क्लियर। तो हम 1.5 लाख इंक्लूड किए और 2 लाख इंक्लूड किए, तो ये टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 3.5 लाख। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। क्लियर। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग में ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 3,50,000 और यहीं हम एडजस्टमेंट कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। क्लियर। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तो अभी भी 500 यूनिट्स हैं, बट इस 500 की वैल्यूएशन हम किस पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये मान करके चलते हैं कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट है एंड फिक्स कॉस्ट को हम रेलेवेंट नहीं मानते। तो डायरेक्ट मटेरियल 30 और डायरेक्ट लेबर 40, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, ना कि 90 से। क्लियर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35,000 और 3,50,000 में से जब हम 35,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ रही है 3,15,000। क्लियर। अब देखो 4,95,000 में से हम 3,15,000 माइनस कर दें तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1,80,000 जो कि बेसिकली कंट्रीब्यूशन को डिनोट करती है। और इसमें से क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे जो कि कितना था 1 लाख, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,80,000 माइनस 1,80,000। क्लियर। मतलब एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा 80,000 और एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना था 90,000। यहाँ तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। बट जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट की बात करें तो नो डाउट दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किस वजह से है वो देखो। बाकी सारी की सारी वैल्यूज चाहे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमने सब लिया, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक था दैट इज इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग वैल्यू है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने उसका वैल्यूएशन किया है 90 रुपीज़ पे, जहाँ पे वेरिएबल पार्ट भी है और फिक्स पार्ट भी है। बट अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया। क्लियर। तो सिंपली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो यही था कि बाकी सारी वैल्यूज़ तो आप आगे पीछे करके लोगे, बट डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री दिया है तो एवरेज कॉस्ट में हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं टोटल कॉस्ट पे, और मार्जिनल कॉस्ट में हम हमेशा उसकी वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और इसी की वजह से यहाँ डिफरेंस अकर करता है। क्लियर। तो जैसा कि अब देखो हमारे पास क्वेश्चन था, तो अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट दी हुई है, मार्जिनल कॉस्टिंग की पूछा है, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस सब सेम रहेगा, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से आकर होगा, क्योंकि इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक इंक्रीज हुआ है, तो नो डाउट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, और वो कितना है 1880। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने इस 1880 की वैल्यूएशन कितनी प्राइस पे की होगी, देखो वेरिएबल कॉस्ट पे प्लस फिक्स कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा 12 रुपये, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 3,60,000 डिवाइडेड बाई 15,000 यूनिट्स दैट इज 24। तो ये वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 36, कि हमने इस 1880 की वैल्यूएशन कितने पे की होगी 36 रुपीज़ पे। क्लियर। बट क्या हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इस 1880 का जो वैल्यूएशन है वो किस पे करेंगे 12 रुपये पे। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 1880 को 24 रुपये से जो एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ वो पार्ट हमें क्या करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर देना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट आ जाएगी। क्लियर। तो ये 1,01,000 अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यूएशन थी, इसमें से हम 1880 मल्टीप्लाई बाय 24 को अगर माइनस कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55,880, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगर इसको आप लोग विथ एग्जाम्पल समझोगे तो बहुत ही आराम से ये समझ में आ जाएगा।
और इफ़ इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, ये क्वेश्चन हम फिर समझा देंगे। यहाँ देखो मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी बोला है, तो यहाँ हम सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी समझा दे रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट से हम जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम प्रोडक्शन तब कंसिडर करते हैं जब कोई इंटरप्शन ना हो, प्लस किसी भी तरह का कोई ऑपरेटिंग टाइम का लॉस ना हो। जैसे देखिए ना, मशीन कई बार ब्रेक डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, कई बार रिपेयर मेंटेनेंस कराना होता है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि उस प्लांट में कभी भी इंटरप्शन नहीं होगा, कभी कोई ऑपरेशन टाइम का लॉस नहीं होगा, मतलब ना ब्रेक डाउन होगा, ना रिपेयर मेंटेनेंस होगा। तो उस केस में हम उस प्लांट से कितना बना सकते हैं। और खुद सोचो, क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि इंटरप्शन भी होता है और ऑपरेटिंग टाइम का लॉस भी होता है। क्लियर? और नॉर्मल कैपेसिटी की अगर बात करो तो नॉर्मल कैपेसिटी मतलब जहाँ पे हम प्लांट की प्रोडक्शन की बात करते हैं इंक्लूडिंग लॉस ऑफ ऑपरेशन टाइम। हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, ऑपरेशन टाइम में लॉस तो होगा ही होगा, इंटरप्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो नो डाउट प्रैक्टिकल लाइफ में तो नॉर्मल कैपेसिटी ही चलेगा ना, ऑपरेशन टाइम का लॉस तो होगा, ब्रेकडाउन भी होगा, रिपेयर भी होगा, सब कुछ होना है। क्लियर? इसीलिए हम इस क्वेश्चन में क्या कंसिडर करें? नॉर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट, the total cost incurred in the operation of a business undertaking other than the cost of manufacturing and production is known as cost of manufacturing and production के अलावा कौन सी कॉस्ट हम पे करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, ये तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, कन्वर्जन कॉस्ट भी है। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या क्या मिलकर के बनता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो, इफ़ इन केस किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, कन्वर्जन कॉस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट पे डिटेल क्लास अपलोड की हुई है जहां हमने ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स ना डिस्कस किए हैं, और पूरा फॉर्मेट भी कॉस्ट शीट का डिस्कस किया है, क्योंकि देखो कॉस्ट शीट एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और ये पूरा बेसिक्स हमने इसका डिस्कस किया है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। इसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉस्ट शीट की क्लास ज़रूर कर लेना। क्लियर? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा कमर्शियल कॉस्ट, क्योंकि बेसिकली कमर्शियल कॉस्ट का मतलब होता है इंटरनल कॉस्ट, और ये जो इंटरनल कॉस्ट है या कह लो कि इंटरनल अमाउंट है, ये हम किसको पे करते हैं? थर्ड पार्टी को इसका पेमेंट किया जाता है। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड हो रही है इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग, उसमें कमर्शियल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि कमर्शियल कॉस्ट बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट है जो कि इंटरनल कॉस्ट मानी जाती है, और ये अमाउंट हम पे करते हैं किसको? थर्ड पार्टीज को, सो दैट हमारे प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन हो पाए। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कमर्शियल कॉस्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर अ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2012। बजटेड आवर्स गिवन है, स्टैंडर्ड आवर गिवन है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स गिवन है इन द बजट टाइम, एक्चुअल आवर्स गिवन है, द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ इज। तो देखो, यहाँ हमसे क्वेश्चन में एक्टिविटी रेशियो पूछा है, पर बेसिकली टाइप्स ऑफ रेशियो में ना 3 रेशियो आते हैं। एक आता है एफिशिएंसी रेशियो, एक आता है एक्टिविटी रेशियो, एक आता है कैपेसिटी रेशियो। इन तीनों पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, जहां हम इन तीनों का फॉर्मूला आपसे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हमसे पूछा है एक्टिविटी रेशियो। तो देखो, एक्टिविटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि आपको एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना स्टैंडर्ड आवर्स लगता, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब देखो, यहाँ पे ना हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बजटेड, एक होता है स्टैंडर्ड, और एक होता है एक्चुअल। देखा है ना, कई जगह टर्म यूज होता है बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। अब देखो, इसका क्या मतलब होता है? बजटेड आवर्स मतलब होता है कि कंपनी ये डिसाइड कर लेती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिसाइड करके बताती है कि 100 यूनिट को बनाने के लिए 1000 आवर्स लगता है। ये बेसिकली किस पे डिसाइड हुआ? जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो अभी तक लेबर्स वर्क कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि 100 यूनिट्स बनाने में उनको ओवरऑल 1000 आवर्स लगता है। या आप कह सकते हो कि एक यूनिट बनाने में आपको कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा। ये क्या है? बजटेड आवर्स है। क्लियर? अब एक्चुअल आवर्स क्या हुआ कि लेट्स से उन्होंने 200 यूनिट्स बनाई और उनको टोटल टाइम लगा 1800 आवर्स।
तो ये 1800 आवर्स फॉर 200 यूनिट्स क्या हो जाएगी, एक्चुअल आवर्स। क्लियर। अब स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स हम हमेशा निकालते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड आवर्स हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब देखो, जब हमने बजटेड आवर्स निकाला था वो कितनी यूनिट्स के लिए निकाला था, 100 यूनिट्स के लिए, पर एक्चुअल आपने कितनी यूनिट्स बनाई, 200 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, 200 आवर्स पे। कैसे, इस तरीके से कि अगर 100 यूनिट बनाने में 1000 आवर्स बजटेड है, क्लियर, ये तो बजटेड आवर्स हो गया, और एक्चुअल आवर्स कितना था कि 200 यूनिट्स बना और 1800 आवर्स लगा। क्लियर। पर क्या आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते, ये 200 है, इसको हम इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट्स की बात हुआ और यहाँ पे 200 यूनिट्स की बात हुआ। तो अब स्टैंडर्ड आवर्स मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं, देखा करो हमेशा लिखा रहता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 200 यूनिट्स का। क्लियर। और यहाँ से हम कैलकुलेट किए थे कि एक यूनिट के लिए कितना घंटा कंपनी आपको देगी, 10 घंटा, तो इंटू 10 आवर्स कर दो, कितना हो जाएगा, 2000। क्लियर। तो कंपनी आपको कह रही है कि 200 यूनिट बनाने के लिए आपको 2000 घंटा लगेगा, पर एक्चुअल में आपने कितना घंटा लगाया, सिर्फ 1800 आवर्स लगाया। तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, इफेक्टिव हो ना। जो काम आपको करना था 2000 घंटे में, वो काम आपने कर दिया 1800 घंटे में। क्लियर है। तो अब देखो, एक्टिविटी रेशियो का हमने फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि ऑलरेडी गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स जो कि गिवन है 4000 इंटू 100। ये एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक्टिविटी रेशियो कितना आ जाएगा, 111%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट 111%। क्लियर। अब ये एक्टिविटी रेशियो का हमने सीधे सीधे फॉर्मूला बताया और उसी पे हमने वैल्यूएशन की है। नेक्स्ट, total unit costs are independent of the cost system used to generate them, needed for determining product contribution, irrelevant in marginal analysis, relevant for cost volume profit analysis। अभी हमने ऊपर बताया कि अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में, और वहाँ डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लेते हैं। तो देखो, टोटल यूनिट कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, इररिलेवेंट होगा मार्जिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्जिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को हमेशा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि टोटल कॉस्ट निकालना चाहिए। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। क्रेन आवर्स इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रक माइलेज, ट्रक वैल्यू, बट क्रेन की वैल्यू पे कभी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ट्रक की वैल्यू पे कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली उसको हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, पर क्रेन वैल्यू के बेसिस पे कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स कॉस्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेन वैल्यू, दैट इज बी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑब्सलीट इन्वेंट्री अक्वायर्ड सेवरल ईयर्स अगो टू बी कंसिडर्ड इन अ कीप वर्सेस डिस्पोजल डिसीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने एक ऑब्सलीट इन्वेंट्री, ऑब्सलीट मतलब एक ऐसी इन्वेंट्री जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्सलीट हो चुकी है, बेकार हो चुकी, उसको हमने खरीदा था बहुत साल पहले, और आज हमें ये डिसाइड करना है कि हम उसको अपने पास रखें या उसको डिस्पोज कर दें। ये किस तरह का एग्जाम्पल है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ऑब्वियस संक कॉस्ट, क्योंकि संक कॉस्ट बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कंपनी ने ऑलरेडी इनकर कर दी है। क्लियर। जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर कर दी है पास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट। और यहाँ क्या हुआ, बहुत साल पहले आपने ऑलरेडी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री परचेज कर ली थी, आपने उसमें खर्चा कर दिया था, तो वो किस तरह की कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, बजटेड सेल्स फॉर द ईयर इज 5 लाख यूनिट्स, डिजायर्ड एंडिंग finished goods inventory is 1,50,000 units, and equivalent units in ending WIP, that is work in progress inventory, is 60,000 units. The opening finished goods inventory for the next year is 80,000 units with 50,000 equivalent units in beginning work in progress inventory. How many equivalent units should be produced? अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास बजटेड सेल्स दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग
फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 80,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है 50,000 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में से कह रहा है हाउ मेनी इक्विवेलेंट यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस। तो सिंपली हमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है और यहाँ हम क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन से सेल्स पे जाना होता है तो हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, बट जब सेल से प्रोडक्शन पे आना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कॉस्ट शीट में। तो हमने पहले भी ये बता दिया है कि कॉस्ट शीट बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक चैप्टर आप ज़रूर कवर कर लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिंपली मेरे पास सेल्स कितना है 5 लाख, इसमें हम लोग जो भी क्लोजिंग स्टॉक है चाहे फिनिश गुड का चाहे WIP का उसको ऐड कर देंगे। फिनिश गुड का है 1,50,000 एंड WIP का है 60,000। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का लेस कर देंगे एंड ओपनिंग स्टॉक WIP का भी लेस कर देंगे। बस इससे मेरे पास आ जाएगा कि हमने ओवरऑल कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर किया है। इसके कैलकुलेशन पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5,80,000। तो करेक्ट आंसर होगा ए 5,80,000। नेक्स्ट, इफ द असेट टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी आर गिवन रिस्पेक्टिवली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, असेट टर्नओवर मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, उसके लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं, असेट टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो असेट टर्नओवर ऑलरेडी गिवन है 1.85 और प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 0.35। इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.65। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आपने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर आपको रिटर्न कितने का मिलेगा, 0.65 का, दैट इज इन रिटर्न आपको मिलेगा 1.65। क्लियर, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 0.65। नेक्स्ट, अ कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी लेवल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंपनी जितना बना सकती है उसका सिर्फ और सिर्फ 80% कंपनी बना रही है। द प्रोडक्शन अंडर नॉर्मल कैपेसिटी लेवल इज 1,50,000 यूनिट्स। मतलब अगर कंपनी चाहे तो 1,50,000 यूनिट्स तक बना सकती है, पर फिलहाल वो कितना बना रही है, ओनली 80% ऑफ 1,50,000। क्लियर, तो इसका मतलब ओवरऑल कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, 1,20,000 यूनिट्स का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है। इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट शुड बी। अब सिंपली हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि हम कितना सेलिंग प्राइस रखें प्रोडक्ट का पर यूनिट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है कितना, 14 रुपीज़ पर यूनिट, और अभी हमने बताया कि हम कितना बना रहे हैं, 1,20,000, उसका 14 रुपीज़। क्लियर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हम बना सकते हैं 1,50,000, पर हम कितना बना रहे हैं, 80%। तो इसको टोटल करने पे वैल्यू आएगी 16,80,000। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 8 लाख। तो इसका मतलब ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 24,80,000। ये क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट है। और नॉर्मल कंसेप्ट सबको पता होगा कि जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। हमारे पास कॉस्ट आ गया। अब जब हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया 24,80,000 और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि कंपनी चाहती है 4 लाख रुपए अर्न करना, दैट इज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 4 लाख का। तो ओवरऑल हमें सेल्स कितनी चाहिए, 28,80,000। क्लियर, ये 28,80,000 कितनी यूनिट्स के लिए, फॉर 1,20,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें प्राइस डिसाइड करनी है पर यूनिट। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28,80,000, और टोटल यूनिट कितनी है, 1,20,000। बस इससे हमारे पास आ जाएगा पर यूनिट वैल्यू। हमारी पर यूनिट वैल्यू आ रही है C 24 रुपीज़। क्लियर, तो क्वेश्चन सिंपल था बट हमने इतना ही प्रॉपरली सॉल्व करके बताया सो दैट आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे डिटेल दिए, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, पर किसका, रॉ मटेरियल का। परचेज दिया है रॉ मटेरियल का, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है, चार्ज टू प्रोडक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड
हमें कैलकुलेट क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है अप्लाइड टू प्रोडक्शन इज। सिंपल क्वेश्चन है, अगर कॉस्ट शीट वाली क्लास आपने मेरी की है तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। और हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ सजेस्ट कर चुके हैं कि कॉस्ट शीट की क्लास आप कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सभी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव कॉमर्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए कॉस्ट शीट बहुत रेलेवेंट होती है। क्योंकि कॉस्ट शीट में ना सारे कॉस्ट को डिफाइन किया गया है बल्कि उसके प्रेजेंटेशन को भी बताया गया है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? हमें फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। अब देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और परचेजेस दिया है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर मेरे पास नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी, 3,39,165। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है, हम यहाँ पे एक बार रिवीजन करा देते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये किसके बराबर होता है, प्राइम कॉस्ट के। और जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर? क्वेश्चन में हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, दैट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं गिवन है तो उसको स्किप कर देते हैं। ये हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास नहीं गिवन है और फैक्ट्री ओवरहेड नहीं गिवन है, पर हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? यही हमने किया ना कि इन तीनों को ऐड किया है, बेसिकली इन दोनों को ऐड करने पे प्राइम कॉस्ट आता है और फिर इसको ऐड करने पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 3,39,165। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड देखो कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? इन तीनों फिगर की हेल्प से जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे तो वो फिगर आएगी 1,29,640। डायरेक्ट लेबर नहीं दिया है तो उसको एक्स ले लो, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है, 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर, दैट इज 45% ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 0.45x। तो 1.45x इज इक्वल टू 2,09,525 और x इज इक्वल टू 209,525 डिवाइडेड बाय 1.45। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1,44,500। और x किसको डिनोट कर रहा था, डायरेक्ट लेबर को, तो डायरेक्ट लेबर कितना हो गया, 1,44,500। पर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड पूछा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 1,44,500 का 45%, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 65,025 रुपीज। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द बजटेड एनुअल सेल्स ऑफ द फर्म इज 80 lakhs। 80 lakhs टोटल सेल दी है जिसमें से 25% कैश सेल है। तो इसका मतलब 80 में से 20 लाख कैश सेल है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑफ द फर्म इज 5 लाख, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके कितना दिया है, 5 लाख। द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ क्रेडिट सेल्स मंथ्स इज। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 365 डेज, और कई बार हम लोग यहाँ पे 360 डेज भी लेते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर? एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, बेसिकली रिसीवेबल में हम लोग दो चीज लेते हैं, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल, बट क्वेश्चन में सिर्फ हमसे डेटर्स के बारे में पूछ रहा है। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब पूछोगे मैम अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल में दो चीज़ आती है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, बट क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ डेटर्स के बारे में दिया है तो हम लोग यहाँ पे किसका एवरेज लेंगे, डेटर्स का, जो कि ऑलरेडी गिवन है 5 लाख। और नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, 80 लाख का 75%, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 60 लाख। क्लियर? तो देखो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट क्रेडिट सेल आया 60 लाख और एवरेज डेटर्स है 5 लाख, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12। क्लियर? अब देखो 365 डेज ना लेके 360 डेज ले लो, तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, 360 डेज डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 30 डेज, या हम कह सकते हैं 1 मंथ। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो यही पूछा था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ क्रेडिट सेल्स मंथ्स क्या हो, कितना आएगा।
तो ये आएगा 1 मंथ, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड बेसिकली होता क्या है कि जैसे डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे अपने गुड्स सेल करती है। क्लियर? तो इफ इन केस मान लो आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो उधार पे, तो आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हो कि ठीक है आज तो हम आपको क्रेडिट पे दे दिए, पर 1 मंथ बाद आप मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कर देना। क्लियर? तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ क्रेडिट सेल्स मंथ्स कितना होगा, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रेडिट सेल के बदले कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट अलाउ कर रही है कि उसके बाद कंपनी को अपना पैसा वापस चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल रॉ मटेरियल का नाम है ऑल, वो गिवन है 4000 9000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट इट्स रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब होता है कि किस लेवल पे आकर के हमें दोबारा से रीऑर्डर करना होगा। अगर हम प्रोडक्शन कंपनी में हैं, अगर हमारा काम गुड्स को बना करके बेचना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हमें हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रॉ मटेरियल दोबारा परचेज करना है, जिसको बेसिकली हमने नाम दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी का। क्लियर? तो रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग इसको आगे चल करके EOQ के नाम से भी देखेंगे, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसका मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे आ करके, जैसे इफ इन केस मान लो कि हमारे स्टॉक में 4000 kg है, तो हम ये फिक्स कर लेते हैं कि जैसे ही हमारी लिमिट 4000 kg तक आ जाएगी, उसके बाद हमें दोबारा से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल का रीऑर्डर कर देना है। क्योंकि सिंपल होता क्या है कि अगर आज हम ऑर्डर करेंगे तो क्या हमें आज के आज वो रॉ मटेरियल मिल पाएगा? नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्लायर उतना टाइम पीरियड लेता है हमें वो रॉ मटेरियल सप्लाई कराने में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ना रुके, तो हमेशा हमारे पास एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, सो दैट हमें कभी भी अपने प्रोडक्शन को स्टॉप ना करना पड़े। क्लियर? तो अब देखते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सिंपली देखो हमारे पास क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक लेवल दिया और एवरेज स्टॉक लेवल दिया है। वैसे तो जो टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल है उसमें एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इन तीनों पे हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इनके फॉर्मूले पे हमें डिस्कशन करना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम इसको डील करेंगे। अभी हम लोग के पास एवरेज स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंपली एवरेज स्टॉक लेवल का ही फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं कि एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का देखो 2 तरीका होता है। सबसे पहला, अगर हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है एज वेल एज मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है, तो नो डाउट अगर एवरेज है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डिवाइडेड बाय 2, इससे मेरा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। बट इसके अलावा एक और मेथड है जिससे हम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ भी बोलते हैं। क्लियर? तो क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक लेवल हमारे पास गिवन है 9000, मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है 4000, तो बहुत ही ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना EOQ लेवल दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5000 माइनस करने पे इज इक्वल टू हाफ ऑफ EOQ। नाउ इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो सिंपली हमारा ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 10000 यूनिट्स। तो सिंपली रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हमेशा याद रखना कि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि क्योंकि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो, और आपका प्रोडक्शन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉप होगा जब आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो सिंपली हम लोग को क्या करना होता है कि एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि इस लेवल के बाद हम लोग तुरंत सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि सप्लायर कुछ टाइम पीरियड में ही हमें सप्लाई कर पाएगा। लेट्स से 2 days 3 days, जैसे हम लोग ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, अमेजन से हम सब परचेज करते हैं कुछ ना कुछ आइटम, तो उस केस में सिंपली क्या होता है कि डिलीवरी उसी पर्टिकुलर डेट पे तो डिलीवरी नहीं हो जाती ना, डिलीवरी डेट लिखी होती है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। क्लियर? और उस टाइम पीरियड को हम लोग बेसिकली कहते हैं लीड टाइम। वैसे तो ये आगे काम आएगा, बट स्टिल हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जितने टाइम में सप्लायर गुड सप्लाई करता है, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लीड टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करना है इंक्लूडिंग रो 1 प्लान और रो 1 बोनस। तो सिंपली जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अंडर रो 1 प्लान, बहुत सारे ऐसे बोनस प्लान्स हैं
जिसमें से जो फेमस है वो है हाल्से एज वेल एज रोवन। अब रोवन प्लान में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग तो पेमेंट करोगे ही करोगे। दैट इज, इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम रेट। देखो इतना पेमेंट तो हम हर एक एम्प्लॉय को करते ही करते हैं। आपने 40 घंटे काम किया हो, 50 घंटे काम किया हो या 60 घंटे काम किया हो, कितना भी घंटे आप कितने भी आवर्स आप वर्क करो, आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो हम पेमेंट करेंगे। बट साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज़ जो कि एफिशिएंट होते हैं, दैट इज़ जो अच्छा काम करते हैं। और अच्छा काम करना मतलब क्या कि जिस काम को 40 घंटे में करना है, अगर उन्होंने उसको 30 घंटे में किया तो इस टाइम गैप का, दैट इज़ 10 आवर्स जो उनकी वजह से सेव हुआ है, उस पर हम उनको बोनस पे करते हैं। क्लियर? तो अंडर रोवन प्लान फॉर्मूला क्या है ये तो सबको मिल रहा है। और अंडर रोवन प्लान ये बोला गया है कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं तो उनके लिए बोनस प्लान कैसे है, देखो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम रेट, कि 1 घंटे का जितना भी पेमेंट है वो। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। 1 घंटे का कितना रेट है, 15 रुपीज़, तो टाइम रेट हमारे पास दिया है। ही मेक 720 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट, 720 यूनिट्स तो बना रहा है, पर हर एक यूनिट बनाने के लिए उसको कितना टाइम मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना मिला है, 5 मिनट। इसका मतलब कंपनी ये मानती है कि हर एक यूनिट 5 मिनट में बन जाएगी। वीक में कितने आवर्स हैं, 48 आवर्स। हिज टोटल वेजेस इंक्लूडिंग रोवन बोनस फॉर द वीक इज, अब देखो अगर वीक में 48 आवर्स है तो नो डाउट 48 आवर्स का तो पेमेंट उसको मिलना ही मिलना है। दैट इज टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 48 आवर्स। टाइम रेट कितना है, 15 रुपीज़ पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम सेव्ड हुआ है और कितना स्टैंडर्ड टाइम गिवन है। अब स्टैंडर्ड टाइम देखो, अगर एक यूनिट के लिए 5 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम है तो 720 यूनिट्स के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होगा, सिंपली 720 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? बट क्योंकि ये मिनट्स में आएगा और हमें कैलकुलेशन हमेशा किस में चाहिए होती है, आवर्स में, तो हम इसको किससे डिवाइड कर दें, 60 मिनट से, तो इसकी कैलकुलेशन पे आएगा 60 आवर्स। क्लियर? तो अगर स्टैंडर्ड टाइम मतलब हमें 720 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम दिया गया, 60 आवर्स दिया गया, हमने एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन हमने कितना घंटा लिया वो काम करने के लिए, ओनली 48 आवर्स। तो इसका मतलब हमारी वजह से जो टाइम सेव्ड हो रहा है वो कितना है, 12 आवर्स। तो हमें बोनस कितने घंटे के लिए मिलेगा, 12 घंटे के लिए। क्लियर? तो अब देखो हम सीधे फॉर्मूले पे वैल्यूज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं कि 48 आवर्स का 15 रुपीज़ पर आवर तो सबको मिलना है, बट हमारी वजह से जो टाइम सेव्ड हुआ है वो है 12 घंटा। टोटल हमें मिला कितना था, 60 आवर्स। हमने काम कितने घंटे में किया, 48 आवर्स में, और ओवरऑल हमारे पास पर आवर कितना रेट है, 15 रुपीज़ पर आवर। अब कैलकुलेशन करने पे इसका टोटल आएगा 720 और इसका टोटल आएगा 144। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनी वो बनी 864। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वर्कर को जो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको कितना मिलेगा, 864। क्लियर? नेक्स्ट, a company maintains a margin of safety of 25% on its current sales and earn a profit of rupees 30 lakhs per annum. If the company has a profit volume ratio, that is PV ratio of 40%, its current sales amount to, अब देखो सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हमारी जो टोटल सेल्स होती है ना, उस टोटल सेल्स पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक यूनिट पे प्रॉफिट हुआ हो। जब भी कभी भी अगर हम कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम पीरियड पे ना तो हमें कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। इनफैक्ट हमें बहुत बार अपने पॉकेट से भी पैसा लगाना होता है। तो लेट्स से ये हमारी टोटल सेल्स है। क्लियर? अब देखो इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, जहां ना कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। और ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब कंपनी अपने टोटल कॉस्ट की रिकवरी कर रहा हो। टोटल कॉस्ट मतलब देखो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट के साथ बढ़ेगा, पर फिक्स कॉस्ट जैसे लेट्स से, जैसे अगर इफ इन केस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमने पहले भी बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया तो वो उसकी रिकवरी मतलब वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी। बट वहाँ का जो हम रेंट पे करें अगर उसकी भी रिकवरी कर लिए, दैट इज फिक्स कॉस्ट की भी रिकवरी कर लिए, तो उस केस में उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ना तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। लेट्स से हमारी जो सेल्स की वैल्यू है वो है ₹400 एंड हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है उस सेल्स को करने के लिए वो भी आ रही है 400। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, कि इस पॉइंट पे ना तो हमें कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है। क्लियर? लेवल पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। अब ये मेरी टोटल सेल्स थी,
हमने बोला कि लेट्स से ये हमारी टोटल सेल्स है 700, जिसमें से हमने बताया कि 400 पे हमारा क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो आफ्टर दैट जो भी लेवल हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब इस लेवल पे तो हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बट आगे जब हम अर्न करेंगे तो हर एक लेवल पे हमें प्रॉफिट अर्न होगा, और उस प्रॉफिट लेवल को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी मार्जिन। क्लियर? तो सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल सेल्स है, अगर हम उसमें से ब्रेक इवन सेल्स लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो। जहां हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट कितना गिवन है 30 lakhs और पीवी रेशियो कितना गिवन है 40%, दैट इज 0.40। क्लियर? तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 75 lakhs। अब देखो क्वेश्चन में क्या हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है कि वो करंट सेल का कितना है 25%, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, करंट सेल पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 25% ऑफ करंट सेल। हमारे पास करंट सेल नहीं है पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है 25 लाख का, 25% ऑफ करंट सेल। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, करंट सेल। करंट सेल क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट इज 300 lakhs। क्लियर? इसका मतलब जो मेरी टोटल सेल्स है वो कितनी है, 300 lakhs। इसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल अगर 25% है, इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स कितना रहा होगा, 75% पे 225 लाख तक हमारा ब्रेक इवन सेल आया होगा, और उसके बाद हमने जितना अर्न किया वो हमारा हो जा रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब बेसिकली जहां हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 300 लाख। इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया था, वो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट का अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हम कैसे करते हैं, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो मेरे पास आती है वो है प्रॉफिट। क्लियर? पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। क्लियर? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, क्योंकि जर्नली हम ये मानते हैं ना कि हमें जो डिसीजन लेना है वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेना है, ना कि फिक्स कॉस्ट पे। अब देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, आप 1 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ या कोई यूनिट्स भी मत बनाओ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो भी आपको फिक्स कॉस्ट देना है, नहीं करते हो तो भी फिक्स कॉस्ट देना है। तो हम ये मानते हैं कि हमें हमेशा डिसीजन किस पे लेना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स को। नेक्स्ट, सेल्स फॉर 2 consecutive months of a company are given. The company's net profit for these months amounted to this and this respectively. There is no change in contribution upon sales ratio or fixed cost. The contribution upon sales ratio of the company is, अभी देखो हमने ऊपर बताया कि what is contribution upon sales ratio, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पीवी रेशियो को। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, contribution upon sales। क्लियर? तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो ये हो गया contribution upon sales, एक और फॉर्मूला है पीवी रेशियो का जो कि हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो चेंज इन प्रॉफिट देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि पहले 24,000 था फिर 40,000 हो गया, तो 40,000 और 24,000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट में। और सेल्स भी देखो 2 मंथ्स की दी है, 3,80,000 एंड 4,20,000, तो कितनी चेंज हुई वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40,000 माइनस 24,000 जो आएगा 16,000, और चेंज इन सेल्स कितना है 40,000। क्लियर? तो ये सीधे सीधे आ जाएगी वैल्यू 2/5, और अगर हम इसको परसेंट में कैलकुलेट करते तो आता 40%, बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2/5 दिया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 2/5। नेक्स्ट, A Limited has fixed cost of rupees 6 lakh per annum. It manufactures a single product which it sells for rupees 200 per unit. Its contribution to sales ratio is 40%. Again 40% क्या है, पीवी रेशियो है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है A Limited's break even in units is। अब देखो ब्रेक इवन जब हमसे पूछता है, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस, तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में पूछ सकता है, एज वेल एज ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज पूछ सकता है ना।
कि किस यूनिट पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है और कितने रुपीस पे ब्रेक इवन आ रहा है। तो इन दोनों का फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना कि यूनिट्स के केस में फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? और हम कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालना है इन यूनिट्स, पर जब इन रुपीस निकालना है तो सीधे क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में पूछा है ब्रेक इवन इन यूनिट्स, हमें कैलकुलेट करना है इन यूनिट्स, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट 6 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिंपली क्या होता है, देखो हमने बताया भी था, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? सेल्स पर यूनिट कितना गिवन है 200, और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स दिया हुआ है कितना 40%। इसका मतलब अगर सेल्स 200 है तो उसका 40% क्या होगा कंट्रीब्यूशन। ये किसको शो करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 80। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देखो हम यहाँ पे बता दें कि सेल्स प्राइस 200 है, अगर हम इसमें से 120 माइनस करेंगे तभी हमारा कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 80। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा 120, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 80 रुपीज पर यूनिट। तो सिंपली हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर ले इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7500 यूनिट्स। अब देखो क्योंकि ये भी रुपीज़ में था ये भी रुपीज़ में था तो रुपीज़ नलीफाई हो जाएगा और करेक्ट आंसर कितना आएगा 7500 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज ऑफ आकाश लिमिटेड इज 30,000, करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विल बी। अब देखो करंट रेशियो मतलब होता है जहाँ पे हम सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्लूड करते हैं, बट क्विक रेशियो में बेसिकली वो इंक्लूड करते हैं जो कि लिक्विड होते हैं और वो इंक्लूड नहीं करते जो लिक्विड ना हो। तो जैसे अगर हम लोग बात करें इन्वेंट्रीज की, प्रीपेड की, तो इसको हम कभी भी क्विक रेशियो में पार्ट नहीं बनाते करंट एसेट का। क्लियर? अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब हमारे पास करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो मतलब 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, करंट एसेट नहीं गिवन है बट करंट लायबिलिटी तो गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करंट एसेट निकाल लिया 90,000। क्लियर? अब क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो मतलब सिंपली क्या, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकालते हैं वो देख लो, करंट असेट में से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन में प्रीपेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे कि यहाँ पे प्रीपेड नहीं गिवन है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है एंड क्विक रेशियो भी गिवन है, तो सिंपली क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1:1, दैट इज 1/1। करंट एसेट हमने कितना कैलकुलेट किया था 90,000 माइनस स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास नहीं दिया है, तो स्टॉक इन ट्रेड को हम क्या ले लेंगे एक्स ले लें, क्योंकि क्वेश्चन में अगर स्टॉक इन ट्रेड पूछा है इसका मतलब इस 90,000 में स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूडेड है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है 30,000, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 इज इक्वल टू 90,000 माइनस एक्स, एक्स इधर ले जाओ और ये 30,000 इधर ले जाओ, तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा 60,000। इसका मतलब हमारा जो स्टॉक का वैल्यू है वो कितना रहा होगा 60,000 रहा होगा। Next, if the capacity usage ratio of a production department is 90%, activity ratio is 99%, then the efficiency ratio of the department is। अभी देखो यही हम बात कर रहे थे कि हम कंट्रोल रेशियोज पे डिस्कशन कर लेंगे कि बेसिकली ये तीनों की तीनों क्या है कंट्रोल रेशियोज का पार्ट है। बेसिकली होता क्या है ना कि जब बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमेशा कंपेयर करते हैं बजटेड परफॉर्मेंसेस से। हमने क्या बोला कि जितना हम बजट बना करके चले थे उसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल से, सो दैट हमें ये पता चल सके कि कितना डिफरेंस आया है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है दैट इज़ फेवरेबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नेगेटिव है मतलब इफ इन केस मान लो हमने ये सोचा था कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे पर हमने बनाया सिर्फ 800 यूनिट्स, तो ये क्या है ये नेगेटिव है, दैट इज़ अनफेवरेबल। तो उस केस में इस डेविएशन का जो भी डिफरेंस है डेविएशन है उसका हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये जो डेविएशन या डिफरेंस है या हम कह सकते हैं वेरिएंसेस है ना, इसको बेसिकली हम कैलकुलेट किस टर्म में करते हैं बेटा रेशियोज के टर्म में कर लेते कैलकुलेट। और ये जो रेशियोज है
जहाँ पे हम डेविएशन या वेरिएंसेस एक्सप्रेस करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कंट्रोल रेशियोज। क्लियर कि ये रेशियो देख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें कितना कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे तीनों रेशियो डिस्कस करेंगे कि पहला है एफिशिएंसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, जो कि होता है स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और एक हमारे पास होता है कैपेसिटी रेशियो, जिस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो देखो एक्टिविटी रेशियो पे हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन किया था और बाकी ये दोनों फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी रेशियो। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास कैपेसिटी रेशियो दिया है 90% और एक्टिविटी रेशियो दिया हुआ है 99%। अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए, अगर हम एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो कर दें तो सिंपली होगा क्या, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, तो जब हम एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो करेंगे तो ये नलीफाई हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, जो बेसिकली हमारा एफिशिएंसी रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो गिवन है 99% और कैपेसिटी रेशियो गिवन है 90%। तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 110%। करेक्ट आंसर होगा सी, 110%। क्लियर। नेक्स्ट अगेन हमें क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन हम रीड नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल्स गिवन है एज वेल एज हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स एंड प्रॉफिट वर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट पीरियड एंड इतना इतना रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द सेकंड पीरियड। तो पीवी रेशियो का अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले प्रॉफिट कितना था 8,000, बाद में कितना हो गया 14,000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 6,000। वैसे ही 1,80,000 और 1,60,000 को कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 20,000। इसको सॉल्व करने पे सीधे सीधे हमारे पास पीवी रेशियो आएगा 0.3 और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो 30%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 30%। नेक्स्ट, हॉरिजन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट बीएम फॉर लास्ट 5 years. The company maintains a margin of safety of 37.5% with overall contribution to sales ratio of 40%. If the fixed cost is rupees 5 lakh, the profit of the company is। अब देखो कंपनी का प्रॉफिट हमसे मांग रहा है और हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब होता है पीवी रेशियो, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सेल्स में कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन का है और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दिया है 40% और हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी दिया है 5 लाख। तो सिंपली अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दैट इज पीवी रेशियो गिवन है। तो नो डाउट ये रुपीज़ में हमारे पास ब्रेक इवन सेल आ जाएगी और ब्रेक इवन सेल आ रही है 12.50 lakhs। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया 37.5%, इसका मतलब ये 12.50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिमेनिंग परसेंटेज को। तो देखो अगर हमें टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स। अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा, 62.5%, क्योंकि ये दोनों मिला करके हमेशा कितना आना चाहिए, 100%। क्लियर। तो ये 12.50 किसको डिनोट कर रहा है, 62.5% को। तो सिंपली हम लोग टोटल सेल्स निकालेंगे ना कि अगर 12.50 62.5% को डिनोट कर रहा है तो 100% कितना, 100% सिंपली कितना आ जाएगा, 20 lakhs। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, प्रॉफिट ना, तो हमारे पास सेल्स आ गई 20 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट वैसे में निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैसे, 40% है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसका 40% कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। तो ये डायरेक्टली क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट जो कि ऑलरेडी गिवन है 5 लाख। तो नो डाउट जो रिमेनिंग बैलेंस आया 3 लाख वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 3 लाख। Next, the cost volume profit relationship of a company is described by the equation
अब देखो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना कि ये एक यूनिट है और 8 लाख जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा फिक्स कॉस्ट को, और ये जो वैल्यू है वो है वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स यूनिट। क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में बताया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वैसे हमने अपनी कॉस्ट शीट की क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन किया इस टॉपिक पे, इसलिए हमने पहले बोला कि आप कॉस्ट शीट की क्लास कवर कर लेना। तो वेरिएबल कॉस्ट सिंपली क्या होता है ना बेटा, जो पर यूनिट चेंज होता है। जैसे इफ इन केस मान लो आपको 100 रुपीज़ के पर केजी रॉ मटेरियल मिल रहा है मार्केट में, और आपको एक यूनिट बनाने के लिए 1 केजी चाहिए। क्लियर? तो जैसे ही आपने यूनिट इंक्रीज करके 100 यूनिट्स किया, उस केस में आपको कितने रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, 100 केजी की। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? इन विच एक्स रिप्रेजेंट सेल्स रेवेन्यू, ठीक, सेल्स रेवेन्यू क्या, सेल्स यूनिट, एंड y इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय x। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल कॉस्ट को, कि एक यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। इफ द कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, द रिक्वायर्ड सेल्स विल, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितना है 0.60, और हम कह सकते हैं कि 60% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब पीवी रेशियो कितना रहा होगा, सिंपली देखो हमेशा यही होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है किसका, बट ऑब्वियस 100% का, तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 40%। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कितना हो जाएगा 40%। क्लियर? तो पीवी रेशियो आ गया 40%। अब कंपनी का जो टोटल टारगेट है प्रॉफिट का वो कितना है 20% का है। तो अब इस बेसिस पे कि कंपनी डिजायर कर रही है कि वो कम से कम प्रॉफिट अर्न करेगी 20% ऑन सेल्स, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, वो हमेशा पर यूनिट फिक्स होता है। क्लियर? अभी तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 40%, क्योंकि ये 60 और ये 40 100% कवर हो गया यहाँ पे। बट जो हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, क्या वो 40% हो सकता है, नहीं। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स का 20%, सब कुछ तो सेल्स का है ना, तो यहाँ ये 60% और यहाँ ये 20% तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो 80% ऑफ सेल्स तो यूज़ हो ही गया। इसका मतलब रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन आपको कितना करना पड़ेगा 20% ऑफ सेल्स। क्लियर? तो इस डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे कंपनी की जो सेल्स होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सेल्स, उसको सिंपली कैसे कैलकुलेट करोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है 8 लाख, एंड रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 20%। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा ए 40 लाख। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब हमारे पास अलग से क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके बेसिस पे हमें रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ़ इन केस आगे हमारे पास क्वेश्चन में कभी भी रिक्वायर्ड सेल पूछे और एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट गिवन हो, तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज था और प्रॉफिट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बट अगर इफ़ इन केस मान लो इस परसेंटेज की जगह अमाउंट दिया होता प्रॉफिट का, तो उस केस में हम रिक्वायर्ड सेल्स कैसे निकालते। अगर रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में निकालना होता तो सिंपली फॉर्मूला होता फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिल्कुल सेम जैसे अभी तक हम लोग कैलकुलेट करे थे ब्रेक इवन सेल्स में, बस ये है कि यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और इफ़ इन केस ये रुपीज़ में कैलकुलेट करना हो तो अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर? तो अगर देखा जाए ना तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हमने ब्रेक इवन सेल्स में बताया था। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो टारगेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे एडिशनल ऐड हो जाएगा, और ये तब हम लोग ऐड करते हैं जब हमारे पास टारगेट प्रॉफिट की या डिज़ायर्ड प्रॉफिट की वैल्यू दी हो। तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछता है कि आपको टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि आपकी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, सो दैट आप वो टारगेट प्रॉफिट अर्न कर सको। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC लिमिटेड इज हैविंग 400 वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 500 वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर. During the year, 20 workers were discharged and 15 workers left the organization. During the year, the company has recruited 65 workers. Of these, 18 workers were recruited in the vacancies of those leaving, while the rest were engaged for an expansion scheme.
द लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड इज, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ ने अपनी एम्प्लॉयमेंट लीव की है, दैट इज जॉब छोड़ी है। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनकी जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि आप प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे एम्प्लॉयज़ को, या प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रुकें। क्लियर। तो लेबर टर्नओवर रेट की बात करें तो इसमें 3 मेथड हमारे पास है। सबसे पहला है सेपरेशन मेथड, फिर है रिप्लेसमेंट मेथड, और लास्ट है हमारे पास फ्लक्स मेथड। देखो सेपरेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितने एम्प्लॉयज़ हमें लेफ्ट छोड़ करके गए या हमसे अलग हुए। क्लियर। अब देखो सेकेंड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप बहुत लोगों को जॉब पे रखते हो, इन्होंने जो प्लेस वैकेंट की है इनकी जगह भी लोगों को आप जॉब देते हो, और अगर इफ़ इन केस आपकी कंपनी कोई नए प्रोजेक्ट पे या नए एक्सपेंशन पे जा रही है तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको भी जॉब प्रोवाइड करोगे। बट रिप्लेसमेंट मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, रिप्लेस्ड प्लेस, मतलब जितने लोगों ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट की है या जितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुए हैं उनकी वजह से जो वैकेंसी हुई है उसकी फुलफिलमेंट को ही हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। कि जैसे इफ इन केस मान लो ये 100 लोग गए और उनकी जगह हमने 100 जॉब दी है, जो वैकेंट प्लेस थी उसको हम रिप्लेस कहते हैं। बट इफ इन केस मान लो आपने किसी न्यू प्रोजेक्ट या न्यू एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए एम्प्लॉयज़ को जॉब दी है तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड में हम सिर्फ उनको कंसिडर करते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर वैकेंसी क्रिएट करके गए थे और हमने उनकी जगह को फुलफिल किया। क्लियर। और फ्लक्स मेथड की बात करें तो फ्लक्स मेथड में बेसिकली जितने लोग सेपरेट हुए प्लस जितने लोग ऐड हुए, दैट इज असेशंस, या हम कह सकते हैं एडिशन, ये हम कंसिडर करते हैं किसमें, फ्लक्स मेथड में। क्लियर। तो फ्लक्स मेथड में देखो जितने लोग हमें ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के गए, सेपरेट हुए, उनको तो हम कंसिडर कर रहे हैं, बट जितना टोटल एडिशन हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से भी, वो सब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्लियर। तो रिप्लेसमेंट मेथड में हम भले ही एक्सपेंशन प्रोग्राम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उनको नहीं कंसिडर करते, बट फ्लक्स मेथड में हम टोटल एडिशन जितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उन सब को कंसिडर करते हैं, फिर भले ही वो वैकेंसी फुलफिल करने के लिए थी या एक्सपेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड थी। क्लियर। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो सबसे पहला था वो था सेपरेशन मेथड। तो न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, कि इस पूरे साल जितने लोग हमसे अलग हुए या जितने लोग हमें लेफ्ट करके गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, कि ड्यूरिंग द पीरियड जितने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स रहे हैं, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। क्लियर। अब रिप्लेसमेंट मेथड होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेस्ड होता ड्यूरिंग द पीरियड, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता। और फ्लक्स मेथड में हमने सिंपली बताया कि ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड प्लस नंबर ऑफ एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100। क्लियर। तीनों ही मेथड में जो डिनोमिनेटर है वो किसको डिनोट करेगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, कि स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स थे, एंड में कितने वर्कर्स थे, डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमसे सेपरेशन मेथड ही पूछ रहा है तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि ओपनिंग वर्कर्स कितने हैं 500 और क्लोजिंग वर्कर्स कितने हैं 400, तो सिंपली एवरेज कितना आ जाएगा 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 450। ड्यूरिंग द ईयर 20 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड एंड 15 वर्कर्स लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ओवरऑल 20 प्लस 15 ये क्या हुए, हमसे अलग हुए, दैट इज सेपरेट हुए। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज रिक्रूटेड 65 वर्कर्स, 65 वर्कर्स ऐड हुए हैं, बट इस एडिशन में देखो लिखा है कि ऑफ दीज 18 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लीविंग, मतलब ये जो 35 छोड़े थे इनमें से कितनी वैकेंसी हमने फुलफिल की है, 18 वर्कर्स की, वाइल द रेस्ट वर इंगेज्ड फॉर एन एक्सपेंशन स्कीम, और बाकी जो बैलेंस बचे हैं 65 में से हम 18 माइनस कर दें तो ये जो 47 है ये कौन से वाले हैं बेटा, एक्सपेंशन वाले हैं। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन में हमसे भले सेपरेशन मेथड पूछा है पर हम तीनों मेथड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जब हम यूज़ करेंगे सेपरेशन मेथड तो हम न्यूमरेटर में किसको कंसिडर करेंगे, दिस 35। जब हम रिप्लेसमेंट मेथड की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस 18 के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, और जब हम फ्लक्स मेथड लेंगे तो इस 35 को प्लस 65 को लेके चलेंगे। क्लियर। तो देखो सेपरेशन मेथड सिंपली क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 450, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स वही है, मल्टीप्लाई बाय 100।
हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिप्लेसमेंट मेथड, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि क्योंकि 18 को रिप्लेस किया है, डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर यही हमसे फ्लक्स मेथड पूछता तो 35 प्लस 65, क्योंकि तब तो टोटल एडिशन लेते, डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इससे क्या होगा ना कि सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.78%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन कॉस्ट प्लानिंग इज डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट शीट, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर होगा बजट, क्योंकि अगर हम लोग बजट की बात करें, कॉस्ट बजटिंग की बात करें, तो ये एक ऐसा टूल है जो कि एस्टिमेट करता है कॉस्ट को या जो भी नेसेसरी एफर्ट्स चाहिए प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में। क्लियर? तो बेसिकली बजट हमें हेल्प करता है कॉस्ट की प्लानिंग में, क्योंकि बजट मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे घर में भी हम लोग देखते हैं ना कि लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट मंथ का एक बजट बना करके चलते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर मंथ में हमें 10,000 का खर्चा होगा। तो ये क्या है? बजट है, और इसी बजट के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देते हो। तो अगर ये बजट है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको इतना अमाउंट खर्च करना है। क्लियर? तो नो डाउट बजट हमें किस में हेल्प करेगा? कॉस्ट प्लानिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बजट। नेक्स्ट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन वाई द। अब देखो ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो नो डाउट हम सबको पता है कि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल किससे रिलेटेड है? लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। और बेसिकली लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, और इसके यू शेप्ड होने का रीजन ही क्या होता है? इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। बट ऑब्वियस संक कॉस्ट, क्योंकि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी पास में इनकर की जा चुकी होती है, और कॉस्टिंग में ना वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर की जा चुकी है, जो ऑलरेडी खर्च की जा चुकी है, हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि देखो अब वो तो आपके पास वापस आएगी नहीं। तो जो आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया है उसको हम कभी भी डिसीजन के लिए कंसिडर नहीं करते। हम ये मानते हैं कि वो ऑलरेडी हमारा खर्चा हो गया है, तो उस खर्चे को भूल के हम आगे ये देखते हैं कि क्या आगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने लायक हैं या नहीं। तो रेलेवेंट कॉस्ट बोला है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। बट संक कॉस्ट क्योंकि ये ऑलरेडी पास में इनकर की जा चुकी है तो ये रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड? अब देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जब भी हम बात करें तो नो डाउट हम किस में बात करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? हमारे पास ऑप्शन दिया है बिल ऑफ मटेरियल, बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। अब देखो बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है जहां हम ये मेंशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से सब असेंबलीज की रिक्वायरमेंट है, कौन से इंटरमीडिएट असेंबलीज की रिक्वायरमेंट है, कौन से सब कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या पार्ट्स चाहिए, एंड इनकी कितनी क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें एंड प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज़ हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, तो इन सब की कितनी कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। क्लियर? तो बिल ऑफ मटेरियल में हमने क्या मेंशन किया कि कितने तरह के हमें रॉ मटेरियल चाहिए एंड उनकी कितनी क्वांटिटीज दैट इज यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें एंड प्रोडक्ट दैट इज एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है तो इन इनपुट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये कभी भी रुपीज़ में नहीं होता बल्कि किस में होता है बेटा? यूनिट्स में। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया है बिन कार्ड। अब देखो बिन कार्ड बेसिकली क्या होता है? इन्वेंट्री सिस्टम में दो इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं, एक होता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जब बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टॉक ऑडिट की बात करते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम तब होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली खुद जा करके काउंट करते हो कि उनके पास कितना स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। पर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हम कंप्यूटर पे मेंटेन करते हैं। तो कंप्यूटर पे हम ये मेंटेन करते हैं कि डेली बेसिस पे हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना हमने इशू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और कितना हमारे पास बैलेंस बचा है। क्लियर? तो ये दो तरीका होता है हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करने का। बिन कार्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि मेंटेन किया जाता है अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सिंपली वो क्या करते हैं कि कितना मटेरियल रिसीव्ड हुआ है,
कितना इशू हुआ है और कितना बैलेंस बचा है, वो उसकी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी करते हैं, ना कि रुपीज़ में। क्लियर? बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ जो रॉ मटेरियल है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे मेंटेन करके रखते हैं, बट वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होती है, ना इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। क्लियर? बट स्टोर लेजर जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है बीकॉम लेवल पे, कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से एक स्टॉक लेजर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट मेंशन करते हैं, फिर हम लोग मेंशन करते हैं कि कितना आया, कितना इशू हुआ और कितना बैलेंस बचा, है ना। और क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट तीनों मेंशन करते हैं। तो नो डाउट क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं और अमाउंट भी मेंशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे अमाउंट मेंशन है तभी तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? रुपीज़ को। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टोर्स लेजर। नेक्स्ट, the fixed variable cost classification has a special significance in preparation of flexible budget, master budget, cash budget, capital budget। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन है फ्लेक्सिबल बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट। पहले मैं बताएं कि व्हाट इज़ मास्टर बजट। मास्टर बजट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पहले आपको सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट और जितने छोटे छोटे बजट्स होते हैं ना, जितने सारे बजट्स होते हैं सब मिला करके पहले सारे बजट्स आपको मेंटेन करने होते हैं। सेल बजट अलग, प्रोडक्शन बजट अलग एंड सो ऑन, और फिर सबको मिला करके हम बनाते हैं मास्टर बजट। क्लियर? अगर कैश बजट की बात करें तो कैश बजट में सिंपली जब पैसा आता है तो उसको ऐड करते हैं, और जब पैसा जाता है, एक्सपेंस होता है तो माइनस करते हैं। वहाँ पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल के बेसिस पे नहीं चलते। और अगर बात करें कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट बेसिकली एक ऐसा बजट है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हमें कोई असेट परचेज करना हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, तो उसके लिए जो बजट बनाते हैं वो होता है कैपिटल बजट। क्लियर? बट फ्लेक्सिबल बजट की बात करो ना, तो फ्लेक्सिबल बजट हमेशा कॉस्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फिक्स्ड, और इसके बेसिस पे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ बस क्या होता है ना फ्लेक्सिबल बजट में कि कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेरिएबल अलग एंड फिक्स्ड अलग। अल्टीमेटली दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट ही निकालना होता है, बट उनका हम बाइफर्केशन करते हैं दो पार्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट, input in a process is 4000 units and normal loss is 20%. When finished output in the process is only 3240 units, there is an, अब देखो ये प्रोसेस कॉस्टिंग पे है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो प्रोसेस अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो सिंपली जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है वो हम किधर डालते हैं? डेबिट में। कि डेबिट में हम ये दिखाते हैं कि इतना यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया, और इसमें क्योंकि हमारे पास अमाउंट की फिगर नहीं दी हुई है तो हम सिर्फ यूनिट्स को कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस कितना है? 20%। तो नॉर्मल लॉस हमेशा किसका होता है? इनपुट का। तो बाई नॉर्मल लॉस। अब हम ये दिखा रहे हैं कि इस 4000 का क्या बाइफर्केशन हुआ है। इसमें से 20% तो लॉस हो गया, दैट इज 800 लॉस हो गया। बाई आउटपुट कितना निकला है? 3240। अब देखो इस साइड आ रहा है 4040, तो इस साइड पे कितना आना चाहिए? 4040, क्योंकि ये हमेशा रूल होता है किसी भी अकाउंट का कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल आना चाहिए, फिर भले वो अमाउंट हो, फिर भले वो यूनिट्स हो। तो यहाँ जो बैलेंस 40 यूनिट्स आएगी ना बेटा, वो क्या है? अबनॉर्मल गेन। क्लियर? अगर इधर बैलेंस आता तो वो अबनॉर्मल लॉस होता, क्योंकि डेबिट में बैलेंस आया है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल गेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अबनॉर्मल गेन ऑफ 40 यूनिट्स। नेक्स्ट, आइडियल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इज अ डिफरेंस बिटवीन। अब देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटी कितने तरह की होती है। बेसिकली जो हम लोग कैपेसिटी देखेंगे वो होती है 4। सबसे पहली होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, और ये कैपेसिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लांट या एक पर्टिकुलर मशीन जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। दैट इज इफ इन केस हम ये मानते हैं कि अगर कोई इंटरप्शन नहीं होता है, प्लान का ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसका रिपेयर कराने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का लॉस नहीं होता ऑपरेटिंग टाइम का, तो उस केस में एक प्लांट जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। बट क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज तो हमेशा जनरेट होते हैं प्लांट से रिलेटेड। कभी प्लांट बंद हो जाता है, कभी मशीनरी काम करना बंद कर देती है, कभी उस पर कुछ रिपेयर का काम चल रहा होता है।
तो उस केस में बिना इंटरप्शन के और बिना लॉस के तो आप वैसे भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर कोई इंटरप्शन ना हो या कोई लॉस ना हो ऑपरेटिंग टाइम का, तो एक प्लांट या मशीनरी कितना बना सकती है। क्लियर। दूसरा हमारे पास कैपेसिटी होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब जितना प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम ड्रीम में तो देख सकते हैं, बट क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकल लाइफ मतलब सिंपली कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी एक प्लांट और मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी इंटरप्शंस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इंटरप्शंस पॉसिबल हैं वो माइनस करते हैं, कोई ऑपरेटिंग टाइम का लॉस है वो माइनस करते हैं, जैसे रिपेयर्स, जैसे ब्रेक डाउन्स। इन सबको माइनस करने के बाद एक प्लांट मशीनरी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्लियर। फिर एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी तो सिंपल है कि जितना एक्चुअल में वो प्लांट और मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है। अब जैसे लेट्स से मानो एक एग्जाम है 100 मार्क्स का, तो हम ड्रीम में ये देख सकते हैं कि हम 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, तो ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। पर एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता होता है कि हाँ मैक्सिमम 90 मार्क्स तक सबका जाता है, तो प्रैक्टिकली हम कितना ला सकते हैं? 90 मार्क्स। हम कितना ला रहे हैं? 70 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स जो हमने ड्रीम में देखा, ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। जितना प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग लाते हैं वो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और जितना हम ला रहे हैं वो है एक्चुअल कैपेसिटी। क्लियर कि एक्चुअल में आपके प्लांट ने कितना प्रोड्यूस किया। एंड लास्ट है नॉर्मल कैपेसिटी। तो अगर नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल कैपेसिटी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसी कैपेसिटी को, एक ऐसे प्रोडक्शन लेवल को जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अचीव करेंगे ऑन एवरेज ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स और सीजन्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर सीजन में या एक पर्टिकुलर पीरियड में अचीव कर पाते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं तो नो डाउट लॉस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम भी हम कंसिडर करते हैं, जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सो ऑन। क्लियर। तो नॉर्मल कैपेसिटी मतलब जो हम प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी। क्लियर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमने सबसे पहले बताया था, उसका मतलब होता है कि जब इंटरप्शन ना हो एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन टाइम ना हो, तब ऑर्गेनाइजेशन कितना बना सकती है। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी इसका दूसरा नाम है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब सिंपली कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है जब इंटरप्शन भी होगा और लॉस ऑफ ऑपरेशन टाइम भी होगा। इसके बाद हमने बताया एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी मतलब प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और नॉर्मल कैपेसिटी मतलब जब लॉस ऑफ ऑपरेशन टाइम इंक्लूड करेंगे तो एक्चुअल में प्लांट कितना प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। जैसे हमने एक एग्जांपल भी दिया था 100 मार्क्स का, ये हमने ड्रीम में देखा। प्रैक्टिकल लाइफ में सबका 90 आता है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ वाला 90 हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 80 यूनिट्स बनाएंगे, पर एक्चुअली में हम कितना बनाए? 70 यूनिट्स। क्लियर। तो ये ओवरऑल कैपेसिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो देखो क्वेश्चन में पूछा था आइडियल कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी को याद रखना कि हम थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो आइडियल कैपेसिटी जो प्लांट की है वो बेसिकली क्या होती है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारी प्लांट है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? आइडियल कैपेसिटी। क्लियर। आइडियल मतलब क्या? सिंपली जब आपके प्लांट से कोई प्रोडक्शन ना हो रहा हो, प्लांट खाली हो। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। और मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी का। तो करेक्ट आंसर होगा डी।